रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो क्लोरीन एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और ब्रोमीन एक कम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को रिप्लेस मार देगा और क्या रिएक्शन होगी? अब ये जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन गैस को हम पास करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर और ऑरेंज कलर आ जाता है। ऑरेंज कलर आना ये कंफर्म करता है कि यहां पर जो गैस बनी होगी वो ब्रोमीन गैस होगी। अलौकिक एक्सप्लेन करें। हमने रिएक्टिव ऑर्डर पर रखा है कि F2 सबसे सारा रिएक्टिव होता है, फिर Cl2 Br2 और फिर I2। तो जब NaBr का रिएक्शन कराएंगे हम Cl2 से, तो Cl2 इसको रिप्लेस कर देगा और NaCl और Br2 बन जाएगा। फिर जब हम Br2 में CH2 या फिर CCl4 डालेंगे तो ऑरेंज कलर मिलेगा और ऑरेंज कलर ये बताता है कि Br2 की प्रेजेंस है। और ये किसमें प्रेजेंट है बेटे? ये जो मैंने सर ये रासायनिक एक्सट्रैक्ट में। इसी प्रकार से लेसाइग्ने में NaI बना मान लो, है ना, और इस पर हमने क्लोरीन डाली, तो रिएक्शन प्रिडिक्ट करो बेटा, क्या बनेगा? आयोडीन। अच्छा ये बताइए क्लोरीन ने इसको रिप्लेस क्यों कर दिया? क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन की। और इसको CS2 CCl4 में पास किया तो वॉयलेट कलर आ जाता है। तो वॉयलेट कलर आना ये कंफर्म करता है कि यहाँ पर आयोडीन गैस प्रेजेंट है। तो ये स्पेशल टेस्ट से नोट करिए जल्दी से। सर इस तरह के टेस्ट तो शायद एल्कीन या एल्काइन की प्रेजेंस के लिए भी होते हैं ना? हाँ बेटा बिल्कुल, ब्रोमीन यूज कर। बिल्कुल सही कहा। उसमें ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर। हाँ अगर उड़ जाता है तो मतलब होती है, वरना नहीं उड़ता है तो फिर एल्काइन होती है। आकाश में हो गया सिलेबस पूरा? आकाश में तो सर पिछले महीने हो गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC में कितने पेज भरे हुए हैं, कैसे क्या रहा है? उतनी डिटेल है जितनी की पता नहीं सर, पता नहीं सर, सच्ची में बोलूं तो मैं फ्रैंकली पता नहीं सर। ओके बेटा। लिखिए, नोटेड। यस सर। यस सर। ओके भाई। हाँ भाई, हर्षित सिंगल आ गए तुम? यस सर। अब एब्सेंट कम होना शुरू करो बेटा। चलिए लिखिए, डिटेक्शन वाले चैप्टर पार्ट का लास्ट आर्टिकल, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो बहुत सिंपल है। वो आप एनसीईआरटी होगी आप सबके सामने, जब मैं पढ़ाऊं तो उसको सामने रखिएगा, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन आया है वो एनसीईआरटी की लाइनों से ही आया है, उस वाले पार्ट में से क्वेश्चन। लिखिए, डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो ये वाला पार्ट है क्या एनसीईआरटी में? ड्यूमास जेल्डाल? यस सर। है तो सर सल्फर का भी है लेकिन। हाँ सल्फर का तो हमने पढ़ लिया होगा ना, Na2S वाला। अच्छा वो ठीक। लेड एसीटेट वाला और यस सर, यस सर, यस सर। देखो, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, detect the presence of phosphorus, organic compound is fused with, ये भी बहुत छोटा सा मेथड है, organic compound is fused with sodium peroxide, phosphorus plus sodium peroxide। ये फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। जीओसी की इंपॉर्टेंस इसी बात से है कि यूं समझ लीजिए कि आकाश के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, इसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी आपको लगभग 300 क्वेश्चन का पैकेज सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि एक बार अगर मैं तुम्हारी जीओसी सुधार दी, जो अभी नहीं सुधरी है तुम्हारी, क्योंकि होगी नहीं जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, तो समझ लो आप 12th क्लास की 50% सिलेबस पर आपकी कमांड होगी। इसलिए मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। बढ़िया से बढ़िया जीओसी करनी है आपको।
मुझे जीरो से कंफ्यूजिंग है सर काफी। और यार एक बार समझ में आ जाए ना, सच बता रहा हूँ, वो भी बहुत पकड़ में आ जाएगी। वो तभी आएगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। ठीक है सर, जल्दी करो। कुछ तो थियरी मेटालाइज करना पड़ेगा फिर से। नहीं मैं भैया मैं कोई वो रिस्क नहीं लूंगा, मैं तुमसे अब सुनना शुरू करूंगा जियो से ही। हाँ सर, वो अपनी बात कर लो सर। हाँ तो देखिए फास्फोरस, अच्छा चूंकि ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, बोर्ड में तो आएगा नहीं, तो आप बैलेंसिंग की चिंता मत करना कि भाई बैलेंसिंग में हम क्या करें। तो आपको तो मेनली ये याद रखना है कि फास्फोरस को जब हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं तो फास्फोरस गेट ऑक्सीडाइज टू सोडियम फॉस्फेट। लिख ली रिएक्शन आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। आपसे कह रहा हूं यहां बैलेंसिंग की चिंता नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है फास्फोरस गेट ऑक्सीडाइज टू सोडियम फॉस्फेट। अब जो सोडियम फॉस्फेट बना पिछली इक्वेशन में, इस पर आप नाइट्रिक एसिड डाल दो तो आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से रिएक्शन प्रिडिक्ट हो रही है, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो अभी तक जो हमारी कहानी पहुंची यहां पर, वो कहानी ये पहुंची कि हमने, अच्छा पहले लिख लो चलो। सर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड लिया है? हाँ बेटा, हमने जो अभी तक कहानी पढ़ी वो ये पढ़ी कि फास्फोरस को कन्वर्ट किया Na3PO4 में, और फिर इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, H3PO4 के अंदर। यहां से यहां तक हम कैसे आए होंगे बताइए? यहाँ से यहाँ तक आए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए सोडियम पेरोक्साइड और फिर नाइट्रिक कंसंट्रेटेड एसिड के नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन के बाद। बस ऐसे याद रखना है, स्टेप 3। अब जो फास्फोरिक एसिड बना, इस पर आप एक स्पेशल कंपाउंड डालिए जो लेबोरेटरी में उपस्थित होता है। उस कंपाउंड का नाम है अमोनियम मोलिबिडेट। लेबोरेटरी में आपको इसकी बोतल मिल जाएगी। अमोनियम मोलिबिडेट होता है, अच्छा मोलिबिडनम आपने एलिमेंट सुना है भाई? यस सर। हाँ सर। ये अमोनियम मोलिबिडेट का फॉर्मूला होता है और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस होती है यहाँ पर। ये डालने पर क्या होगा कि येलो कलर आ जाता है, कैनरी येलो, बहुत ही हल्का येलो, कैनरी येलो प्रेसी कलर आ जाएगा जो कंफर्म करता है फास्फोरस प्रेजेंट है या नहीं। और कैनरी येलो का जो कलर होता है वो होता है किसका, नोट करें, अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट का। पढ़ दीजिए एक बार, नाम क्या है? अमोनियम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। NH4 होल थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट, तो ये हो गया, प्लस 1:12 के रेशियो में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। जैसी हो जाए बेटा ओके कर देना। हो गया सर। हो गया भाई। विष्णु जी प्रणाम। प्रणाम सर। कैसे हैं विष्णु जी? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? माता लक्ष्मी? वो भी सही है सर। उनके नाम पे तुम मुस्कुराए क्यों? ऐसी सर। अच्छा ठीक है। तो देखिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये, चलो बताओ, चलो मैंने क्या समझाया, यहां से यहां तक आना है ये लेकर,
यहाँ से यहाँ तक आना है, ये लेकर नाइट्रिक एसिड फिर क्या करना बच्चों, अब क्या मिलाना So है, फिर Ammonium phosphoric molymetic ammonium molymetic molymetic reaction Canadian येलो कलर आ जाएगा। तो अगर आप इतना भी लिख कर जाते हैं एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। बस ये याद रखना, फॉर्मूला जरूर याद हो अमोनियम मॉलिब्डेनम का। ठीक है बेटा। अच्छा अब एक नोट लिख लो आप फटाफट से। नो स्पेशल मेथड are suggested for the percentage of oxygen. Percentage of oxygen. क्यों? सबकी परसेंटेज निकाल लेंगे ऑक्सीजन को छोड़कर और 100 में से घटा देंगे तो ऑक्सीजन की आ जाएगी। ऑक्सीजन। समझ गए सब बच्चे? ऐसे हम निकालते हैं। डन है भाई? यस सर। ठीक, अब यहां पर नोट का सेकंड पार्ट लिखो। अच्छा मैं पहले आपसे ये बात पूछ लूं, आपको ये वाली बात की तो जानकारी थी ना? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन में 2 ड्यूमास एंड जेल्डा। सच बता दो कि क्या तुम्हें इनके फॉर्मूले पता है या नहीं? सर बताइए, पता है या नहीं? सोच के बताइए। 12 upon 44 into weight of फॉर्मूले आते weight of हैं CO2 upon weight of organic compound into 100 और आयोडीन का क्या है? 127 upon 235 into weight 127 of upon AGI upon weight of 235 organic compound 200 तो सल्फर का भी तो बताया था ना, तुम बता रहे थे जिसमें 233 निकाला था मैंने। 32 और 233 32 upon हाँ 233 into weight of BaSO4 upon weight of organic compound into 100। अब लास्ट बचा है परसेंटेज फॉस्फोरस निकालने का। लिखो फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। सर हम नोट का सेकंड पार्ट बता रहे थे। हाँ ये नोट का सेकंड पार्ट ही तो है। ये एक्चुअली सिलेबस में एज सच माना नहीं जाता, इसलिए मैं नोट के फॉर्म में लिखा रहा हूं। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस एनसीईआरटी में रखा है फॉस्फोरस का, दिखा ना? यस सर। चलो Yes, sir. कोई बात नहीं, नोट की फॉर्म में कर लो, कोई बात नहीं। आधे रखा है फिर कर लो। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस ने कैसे निकालते हैं सुन लीजिए। फॉस्फोरस को हम नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करके मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। P2O7 -4 क्या कहलाती है यूनिट, जरा बताइए? phosphate पायरोफॉस्फेट। चलो अब तुम्हें ही बताना है भैया पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके, क्योंकि मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना। कितना आ रहा है ऐड करके जरा बताइए? $222। हाँ सर। खुश रहो। तो परसेंटेज फॉस्फोरस बराबर 62 आउट ऑफ 222 वेट ऑफ Mg2 P2O7। बताओ तुम लोग बताओ, एक जैसे तो सारे फॉर्मूले हैं। weight of organic compound into 100 वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। एनसीईआरटी में कितने पेजों में चैप्टर है ये वाला? ठीक है ना, डिटेक्शन वाला ज्यादा थोड़ी होगा क्या? एनसीईआरटी के हिसाब से तो छोटा सा चैप्टर होगा ना पार्ट तो।
ज्यादा नहीं है, चलो नोट करो बेटा फटाफट से। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने का क्या तरीका बताया था? बाकियों की पहले सबकी निकाल लेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 100 में से। सही बात। हो गया सर। हो गया बेटा। अब यस हाँ देखियो एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन है क्या इसके? सॉल्व एंड सॉल्व एनसीईआरटी कराऊंगा देखो। सर, इसका नहीं है, फास्फोरस का नहीं है। फास्फोरस का नहीं है, अच्छा देखता हूँ मैं अपनी बुक में देखता हूँ एक सेकंड। फास्फोरस का नहीं है, जुमा जल डाल के तो मैंने करा दिए थे ना हाँ फास्फोरस। सर। यस सर। ठीक है ये कंप्लीट हो गया। अब जरा बेटा एनसीईआरटी तुम निकालो जरा, एनसीईआरटी देना जरा। अच्छा सही बच्चों होमवर्क सुन लो। होमवर्क ये है कि ये जो चैप्टर इसमें जो न्यूमेरिकल्स है यहां से देखो पेज नंबर 363 निकालो एनसीईआरटी का, सॉरी 362 निकाल लिया। यस सर। यहाँ पर क्या लिखा है आर्टिकल 12.9 में जरा बताइए। Qualitative analysis of organic compounds. ये पूरा यहाँ से शुरू करना है, अगला पेज पूरा करना है, उसके बाद अगला पेज में नाइट्रोजन आ गया होगा, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है सारे करने हैं। अगले पेज में देखिए जेल्डास मेथड आ गया होगा, चेक करिए। अगले पेज पर देखो डायग्राम दिख रहे हैं। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर 367 पर हेलोजन्स और उसके बाद 368 पर फास्फोरस। यानी कि आपको करना है डायग्राम तो बस एक बार देखने, कुछ नहीं करना, बना के नहीं देखना है ना। आपको कुल मिलाकर करना है पेज नंबर 362 टू एक सेकंड भाई 368 तक कल पूरा करके बैठना है एक एक शब्द। सर हमारा पेज अलग है, आप बता दीजिए सर कहाँ से कहाँ तक। वैसे आर्टिकल नंबर नोट करो 12.9 ऑनवर्ड्स पूरा खत्म करना है। मिल गया? अब 354. यस सर। ठीक, अब जरा 4-5 पेज पीछे आ जाओ, वहां लिखा होगा मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चेक करो। 348 नए वाले के बाद मिले नहीं मिले ये बताओ पहले। यस सर। Yes, sir. ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया? क्या लिखा है जरा बताओ इसमें, क्या तुम लोग एनसीईआरटी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाँ ऐसा ना हो कि टेक्निक सर मिक्सचर सेपरेशन के मेथड्स दे रखे हैं सर, एनसीईआरटी खुलवा दूं ऐसे? डिस्टिलेशन वाले, सब्लिमेशन। अरे भैया आर्टिकल नंबर 12.8 निकाल लो, आर्टिकल तो समझते हो। यस सर खुला हुआ है। निकाल लिया सर। सर खुल गया सर। कितने मेथड लिखे हैं प्यूरिफिकेशन के? सर 5 5 इनमें से कौन से तुमने 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़े थे वो बता दो। सर सब्लिमेशन पढ़ा था, Sublimation, डिस्टिलेशन भी पढ़ा है, distillation पढ़ा था, crystallization। डिस्टिलेशन पढ़ा था। डिस्टिलेशन भी पढ़ा था। तो मुझे क्या सारे कराने हैं या 9वीं 10वीं क्लास वाले छोड़ने हैं, इतना बता दो बस। सर डिस्टिलेशन या रिड्यूस प्रेशर नहीं मालूम है सर, स्टीम डिस्टिलेशन वो बता दीजिएगा सर। बाकी सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन तो आता है मैं लिखा दूं फिर? सर। पूरे की जल्दी बता दो भाई, कल को तुम ये कहो सर ये तो बहुत ऐसी हल्की चीजें पढ़ा रहे हैं 9वीं 10वीं क्लास वाली, तो थोड़ा सा बेइज्जती सी होती है ना क्लास में। ऐसा सर क्या सब्लिमेशन तो छोड़ दीजिए बिल्कुल ही। ऐसा है सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन छोड़ दीजिए। ऐसा बड़ा एहसान है, क्रिस्टलाइजेशन भी शायद नहीं पता। सॉरी, चीख भी कह रही है कि मत पढ़ाओ ये फालतू की बकवास।
सर सब्लिमेशन के सर क्या करते हैं, हीट करते हैं, वो सब्लाइम हो जाता है जो होता है कंपाउंड इम्प्योरिटी। क्रिस्टलाइजेशन वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आते हैं कंसंट्रेटेड, उसमें क्रिस्टल सेपरेट कर लेते हैं। ऐसा भैया मैं किसी की सुनना नहीं चाहता, मैं पूरा ही लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि 3 लाइन छोड़ूं उससे फायदा क्या है सब्लिमेशन की? क्यों हाँ बात तो सही है। क्यों, सही बात है गलत बात है? नहीं तो आसान चीज है सर। हाँ चलो लिखो, हेडिंग डालो, लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लिखो नए पेज से हेडिंग डालना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक compounds, purification of organic compounds. लिखो, following methods can be employed. Following methods can be employed for the purification of organic compound. Number 1, filtration. Number 2, recrystallization. ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, रिक्रिस्टलाइजेशन। सबलिमेशन, फोर्थ डिस्टिलेशन। मैं चाहूंगा कि ये जितना भी मैं लिखा रहा हूं, चूंकि इनको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए किसी दिमाग की आवश्यकता नहीं है, तो आप हल्के बैठे बैठे याद कर लेना भाई। मतलब बात क्यों होमवर्क के लिए ना रखें, यहीं की खत्म कर दें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, distillation under reduced pressure, इसी करा था तो? हाँ सर। जरा सी बात तो गुस्सा हो जाता है यार तू यार। सर कहाँ गुस्सा हुआ सर? ओके, steam distillation, differential extraction, एक पता नहीं क्या एनसीईआरटी वाले या सरकारी किताबें बिल्कुल पागल होती हैं। क्रोमेटोग्राफी के तो इतने पागल और दीवाने हैं ये लोग, भगवान जाने क्यों। 11th क्लास में दे दी, 12th क्लास में भी दे दी क्रोमेटोग्राफी, और कोई साल ऐसा नहीं जाता जब क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन ना आए। ऐसे पागल हो चुके हैं ये लोग। क्रोमेटोग्राफी तो वही होती है ना, मतलब टिश्यू के ऊपर इंक का ड्रॉप डाल के उसे पानी में डुबो देते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है अलग अलग अरे कलर। वो तो यार, अब तो कई तरह की आ गई है, टीएलसी आ गई है और गैस कॉलम आ गई है, बहुत तरह की हो गई है अब तो क्रोमेटोग्राफी। और फॉरेंसिक उसमें ज्यादा वो है ये यूजफुल, कहीं कोई क्राइम हुआ और आपने जो है कुछ, मतलब इसके एप्लीकेशंस बहुत हो गए। अच्छा, तो जरा एक बार पढ़ दीजिए जरा, कौन कौन से मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं, फिर एक एक करके शुरू करूं। पढ़िए जो जो। फिल्ट्रेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। तो बाकी बच्चे क्या मेरी बारात में है क्या? सर सब बोलते सर भसड़ सी जाती हैं सर, ऐसी आवाज। हाँ सर। होने दो, इसलिए मैं होने को कौन सी लता मंगेशकर इस बैच से पैदा करनी है? अभी अपना जो क्या नाम है, अपना क्या नाम है इसका, अरे छत्तीसगढ़ श्रेष्ठ, ठीक है। अब ये चाहे तो कितनी अच्छी आवाज निकाल सकता है मुझसे, बाला सुब्रमण्यम की तरह से। ये कौन है सर? अब ये मैंने सर अभी हुई थी ना, अब ये जो मैंने 8-9 मेथड लिखा है, 9 मेथड, जरा बिना देखे बोलना कौन कौन से थे।
सर फिल्ट्रेशन था, Recrystallization, recrystallization था, Crystallization, sublimation, distillation, distillation, distillation under rate of compression, और distillation. क्रोमेटोग्राफी भी थी। सब तुमने दे के बोले? नहीं सर, नहीं सर, नहीं ठीक है, इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फिल्ट्रेशन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बच गया। अब बहुत ही आसान है सारा सब कुछ, इसलिए बार बार कह रहा हूं, घर के लिए मत रखना, एक ही याद कर लेना फिल्ट्रेशन। लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, it is the process of separation of insoluble solid impurity from the mixture having soluble component in the given solvent. देखो कितनी आसान बात है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अब ऐसे सोचो कि मान लीजिए आपके पास सैंड है और नमक है, आपने दोनों को मिला दिया। आप सभी जानते हो कि अगर हम सैंड और पानी को पानी में डालेंगे और फिर से छानेंगे तो जरा बताना, फिल्टर पेपर के ऊपर कौन रह जाएगा? सैंड। फिल्ट्रेट में कौन आ जाएगा? तो सैंड पार्टिकल यहाँ रह जाएंगे और यहाँ पर कौन आ जाएगा? नमक के पार्टिकल। तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? वाटर, पहले वाटर ऐड करेंगे, को सेपरेट करते हैं किससे? वाटर Water soluble. वाटर सॉल्युबल से। सुन लो पहले, है ना। एक और एग्जांपल, इस कंपाउंड का नाम बताने की कोशिश करना, शायद बता दो। नैप्थलीन। कौन सा है? नेप्थलीन। और इस कंपाउंड का नाम बताना, नहीं बता पाओगे। यूरिया। ये पानी में घुलनशील है। हिंदी में बोलो, मैंने क्या बोला? ये वाटर सॉल्युबल, घुलनशील। और ये वाटर इनसॉल्युबल। अब तुम बताओ मैं इनको सेपरेट कैसे करूं? बोलो। पानी डालेंगे फिल्टर पे, बस सेपरेट कर देंगे। पानी, ये फिल्टर पेपर हो गया, छनकर जो आएगा उसके अंदर क्या होगा? यूरिया। इधर नैप्थलीन बच जाएगा। नेपथलीन जमा हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, बहुत आसान है यार। चलो खेल कर दो। सर नैप्थलीन तो सब्लिमेशन भी हो जाता है, हीट करेंगे तो तब भी हो जाएगा। हो जाता है। करो जल्दी लिखो। नेप्थलीन। हो गया। एक और लिखो, 9th-10th क्लास की बात। अच्छा एक एग्जांपल दे दूं, चलो लाओ इसमें एक और फिल्ट्रेशन में। ये बताना ये क्या है?
Anthracene. एंथ्रासीन एंथ्रासीन। ये बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड। हॉट वाटर ले लीजिए, इसमें एंथ्रासीन इंसॉल्युबल रहेगा बेंजोइक एसिड सॉल्युबल और बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। जान लीजिए फिल्ट्रेट में कौन इकट्ठा हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। नोट करो। सर बेंजोइक एसिड तो पानी में ठंडा कर दिया अलग हो जाएगा। क्या चीज? सर बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में तो होता है सॉल्युबल, और क्या? तो अगर हम पानी ठंडा कर दें तो वैसे ही सेपरेट हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और ऐसे करके तो फिर इसे सॉलिडिफाई करेंगे। अच्छा हमें सॉलिड स्टेट में चाहिए भी तो इसको। हाँ जी, लिखें बेटा। हेलो, यस सर। अब जरा उस हेडिंग में देखो बेटा, हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया। फिल्ट्रेशन हो गया। अब आइए यस सर फिल्ट्रेशन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन, हेडिंग डाल दो। सेकंड हेडिंग डाल दें, रिक्रिस्टलाइजेशन। इसके नाम से ही देखो पता चल रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाना। इन्वर्टेड कॉमा यूज करना, कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, सर 1 मिनट बचा है। this method is based on the differences in the solubility of organic compound and its impurities in a suitable solvent चलो बताओ ये मेथड किस बात पर आधारित है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी इम्प्योरिटीज अलग अलग तरह से सॉल्युबल हो एक सूटेबल सॉल्वेंट। कोई कम सॉल्युबल होगा और कोई ज्यादा सॉल्युबल। चलो अब एक अगर इनसॉल्युबल होता तो फिर हम फिल्ट्रेशन करते। फिर तो कोई बात ही नहीं, बल्ले बल्ले हो रही थी हमारी, फिर तो हम डायरेक्ट कर रहे थे ना। ठीक। चलो